स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन का लास्ट टॉपिक या लास्ट वीडियो, मतलब आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज इस लेक्चर में हम दो लॉज देखने वाले हैं। कौन से दो लॉज हैं? एक आपके सामने है वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और दूसरा है स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। अब आज के वीडियो में या आज के लेक्चर में क्या अलग है? देखिए, अभी तक हमने जो भी रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन ब्लैक बॉडी का या किसी भी सरफेस का हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट माना गया। आज के वीडियो में हम टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं। मतलब किस तरीके से जो थर्मल रेडिएशन हो रहा है उसका जो रेट ऑफ एमिशन है, उसका या पावर जो रेडिएट हो रहा है, वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है। आज का वीडियो उसी पे, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट कैसे रोल प्ले करता है हीट रेडिएशन में, उसके प्रॉपर्टीज में, वो आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला आज का लॉ है वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये लॉ एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लास्ट वीडियो का एक ग्राफ, जो कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, वो ग्राफ पे मुझे जाना पड़ेगा। चले जाते हैं वो ग्राफ पे। तो याद करिए वो ग्राफ कैसा था। यहाँ पे आपका रेडिएंट पावर था वाई एक्सिस पे, यहाँ पे आपका वेवलेंथ था लैम्बडा। अब मैं डिटेल में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रफली समझा रहा हूँ। अब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ कंक्लूजन बताए थे कि मतलब जो लूमर ने और स्प्रिंगजेन ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। उन ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि उसी पे वियन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है। वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है? आते ही मैंने बताया था कि हर एक कर्व का अपना एक लैम्बडा मैक्स होता है। लैम्बडा मैक्स का मतलब वेवलेंथ का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वो वेवलेंथ जिसके लिए एमिशन मैक्सिमम है, एनर्जी जो हीट एनर्जी एमिट हो रहा है, वो जो मैक्सिमम है, उस लैम्बडा को हम लोग बोलते हैं लैम्बडा मैक्स। ठीक है। तो हर एक टेम्परेचर, जैसे ये याद करिए 5500 केल्विन था, ये वाला आपका कुछ 5000 केल्विन था, फिर ये नेक्स्ट वाला 4000 केल्विन का टेम्परेचर का ग्राफ था, और ये लास्ट वाला 3000 केल्विन का था। तो हर एक का जो लैम्बडा मैक्स है वो अलग अलग है। ठीक है ना? ये इसका लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्स। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था ऑब्जर्वेशन? हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो हर एक जो कर्व बन रहा है उसका जो लैम्बडा मैक्स है वो शिफ्ट हो रहा है। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? टूवर्ड्स द लेफ्ट। लैम्बडा मैक्स शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पे वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लैम्बडा मैक्स शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, किस तरह शिफ्ट हो रहा है कि भाई टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो लैम्बडा मैक्स लेफ्ट मतलब उस कम होता जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब लैम्बडा मैक्स और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स वेरिएशन हो गया, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है कर्व का, मतलब रेडिएशन का, तो कर्व ऐसा बन रहा है कि उसका लैम्बडा मैक्स घटता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्बडा मैक्स घट रहा है। So it means it is inversely proportional। ये ऑब्जर्वेशन से वियन ने अपना लॉ दे दिया, जिसका नाम पड़ गया वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखिए क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये बोलता है द वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम, मतलब लैम्बडा मैक्स, is inversely proportional, मैंने आपको बताया inversely proportional to the absolute temperature। I hope you understand the meaning of absolute temperature, मतलब temperature in Kelvin। It is inversely proportional। ये आप यहाँ से समझ ही गए होंगे। ये ग्राफ अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में था, अभी मैंने आपको बता दिया उसके हिसाब से। और डिस्प्लेस में मैंने आपको बताया क्योंकि वो डिस्प्लेस हो रहा है, लैम्बडा मैक्स का लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब आप अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा
जाते हैं इक्वलिटी डालेंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, तो कांस्टेंट b इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चाहिए तो मतलब ये ठीक है, ये तो कोई ले सकता है कि लेट्स से b इज इक्वल टू लैम्ब्डा मैक्स इनटू t। अब यहाँ पे जो b है इसको हम बोलते हैं वियन्स कांस्टेंट, वियन्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो है 2.897 इंटू 10⁻³ अब ये मीटर, ये केल्विन है तो इट इज मीटर केल्विन। कोई आपसे डायमेंशंस पूछे तो बड़ा सिंपल है, लेंथ है L1, मास नहीं है सर, टाइम नहीं है सर, केल्विन है, ये कांस्टेंट का डायमेंशंस होते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ये है कि सर इसका यूज क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है, जान लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है। ये लॉ की मदद से आप हॉट बॉडीज का टेम्परेचर पता कर सकते हो, और मोर स्पेसिफिकली सेलेशियल बॉडीज। सेलेशियल मतलब जो स्पेस में बॉडीज है, स्टार्स, सन। अभी आप जानते होंगे हम लोग बोलते हैं सन का भाई 6000 केल्विन है, स्टार का इतना टेम्परेचर है। तो क्वेश्चन है कौन कैसे मेजर, कैसे किया आपने टेम्परेचर का, वहीं कोई जान गया तो नहीं है, तो कैसे पता चला टेम्परेचर किसी बॉडी, वहाँ सेलेशियल बॉडीज का। तो वो अप्लाई होता है यहाँ से, इस लॉ से। तो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे अप्लाई होता है। अभी आपने सुना होगा स्टार्स के बारे में, वाइट ड्वार्फ्स एंड रेड जायंट्स। जस्ट राइट डाउन द नेम्स, वाइट ड्वार्फ्स, रेड जायंट्स। आई डोंट नो वेदर आपने सुना है, ये सब स्टार्स को कहा जाता है। ये वाइट ड्वार्फ्स वो हॉट स्टार्स होते हैं, हॉट स्टार्स जिनका टेम्परेचर समवेयर अराउंड 10,000 केल्विन होता है। और ये हॉट स्टार्स वो हैं जिनका टेम्परेचर अराउंड 3000 केल्विन होता है। अब क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चला 10,000, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब अगर हम रेड जायंट्स की बात करेंगे, वो हॉट स्टार्स जिनका टेम्परेचर 3000, आपको कैसे पता चला 3000? तो जब इन रेड स्टार्स को देखा गया, जिनका लाल कलर हमको दिख रहा है ना, जब हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो हमको उनका लाल कलर दिख रहा है। देखिए हम जानते हैं कि जो हॉट बॉडीज होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट जो एमिट कर रही है वो सब वेवलेंथ का कर रही है, लेकिन लैम्ब्डा मैक्स का अपने एक इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है? उस लैम्ब्डा का ज़्यादा हीट रेडिएट होने वाला है, उस वेवलेंथ का हीट ज़्यादा। अब वो अगर ज़्यादा रेडिएट करेगा तो वो डोमिनेंट हो जाता है, वो आपको उसका कलर ज़्यादा दिखेगा। तो अगर आपको किसी स्टार का कलर लाल दिख रहा है, किसी स्टार में से जो कलर, हीट रेडिएशन का जो कलर अगर आपको लाल दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो लैम्ब्डा मैक्स है, इसका जो लैम्ब्डा मैक्स है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू रेड कलर, है कि नहीं? इट इज करस्पॉन्डिंग टू रेड कलर, क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो इस ग्राफ से अगर आप पता करेंगे कि रेड कलर का लैम्ब्डा मैक्स का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ये जो हमारा फॉर्मूला है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई T इज इक्वल टू B अपॉन लैम्ब्डा मैक्स। तो अगर मुझे लैम्ब्डा मैक्स मतलब रेड कलर का, अगर मुझे वेवलेंथ तो पता ही है और B का वैल्यू पता है, तो जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे टेम्परेचर स्टार का इसी तरीके से मिल गया 3000। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियर। आपको लैम्ब्डा मैक्स से आपको वेवलेंथ मिलेगा, आप ये वियन्स के फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, आपको उस बॉडी का टेम्परेचर मिल जाएगा, तो आप मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो आप बोल रहे हैं वाइट ड्वार्फ, वाइट तो कोई कलर होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ समझिए, ये हॉट स्टार्स होते हैं ना, इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मतलब ये 3,000 तो सबसे कम माना गया। 3000 मतलब बहुत ही इसको बोलते हैं ठंडा स्टार, जबकि 3000 बहुत है, लेकिन दे आर कॉल्ड एज कोल्ड स्टार। 10,000 के भी ऊपर होता है, 10,000 के जो ऊपर सब वाइट कलर दिखते हैं, इनको वाइट ड्वार्फ्स कहा जाता है। क्यों वाइट दिखते हैं? वाइट तो जैसा कोई कलर नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर 10,000 केल्विन है, ग्राफ से पता चलता है 10,000 केल्विन मतलब कि इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू अराउंड ब्लू रीजन वेवलेंथ। उसका लैम्ब्डा मैक्स जो होगा वो ब्लू की तरफ होगा, मतलब हमको ब्लू दिखना चाहिए। जो यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे वो हमको ब्लू दिखना चाहिए, लेकिन हमको ब्लू नहीं दिखता। उसका डोमिनेंट कलर ब्लू है लैम्ब्डा मैक्स, हमको ब्लू नहीं दिखता। उसका
कारण ये कि हमारे आँख में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड शेप सेल्स और एक होता है कोन शेप सेल। रॉड शेप सेल्स इंटेंसिटी ब्राइटनेस की बताता है और कोन शेप सेल्स कलर बताता है। अभी हमारा कोन शेप सेल्स है ना, ब्लू, वायलेट, ये सब कलर्स का है ना, उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आइडेंटिफाई करना या उसको डिस्टिंग्विश करना। आप कभी भी देखिए, आप ब्लू कलर को अलग देखना बड़ा डिफिकल्ट है, जबकि आप लाल कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, येलो, ये अच्छी तरह आसानी से हम समझ सकते हैं। तो हम लोग वो नहीं देख पाते क्योंकि हमारा कोन शेप सेल उतना डेवलप नहीं है। हमारा रॉड शेप अच्छा है तो उसको दिख रहा है, कोई चीज़ ब्राइट है तो ब्राइट तो हमको वाइट दिखेगा, हमको वो ब्राइटनेस दिख रहा है, हमको उसका कलर नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर हमारे पास ऐसा कोई टेलीस्कोप है एकदम एडवांस और उसको अच्छी तरह कलर से आइडेंटिफाई कर सके तो पता चलेगा कि उसका कलर ब्लू है। लेकिन हमको अभी तो एडवांस हो चुका है, लेकिन पहले हम लोग को वो चीज़ वाइट दिखती थी। तो वाइट दिखने का मतलब समझ लेने का, इट इज़ अराउंड 10,000 केल्विन टेम्परेचर विद दिस फॉर्मूला। तो इस तरीके से यस डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको हॉट बॉडीज का टेम्परेचर बताने में मदद करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लॉ है विच इज कॉल्ड एज वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको दूसरा लॉ बताता हूँ जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो नाम है, एक है स्टीफन और दूसरा है बोल्ट्जमैन। तो बात ऐसी है कि इन द ईयर अराउंड 1879 जोसेफ स्टीफन ने जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन वाला लूमर और स्प्रिंगसेन का, वो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करके स्टीफन ने अपना एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था। कौन सा फॉर्मूला? कि भाई जो एमिशन हो रहा है उसका जो रेट ऑफ एमिशन है पर यूनिट एरिया या पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, वो टेम्परेचर से उसका क्या रिलेशन है, वो किसने दिया था? जोसेफ स्टीफन ने दिया था, बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन। वो जो एक्सपेरिमेंट में उसने ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से उसने अपना एक फॉर्मूला दिया। उसी समय देयर वाज दिस साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन, उसने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट यूज करके उसने भी रिलेशन दिया था किसके बीच में? एनर्जी एमिटेड विथ टेम्परेचर, और दोनों का रिलेशन सेम था। तो दोनों का नाम कंबाइन करके उसका नाम पड़ गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। क्या बोलता है? द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब ये तो आपका आर ही है, आर मतलब देखिए बेसिकली अगर आपको याद हो तो आर जो होता है वो Q/AT होता है। अभी हम जब रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे मतलब ये Q/T इज रेट, पर यूनिट एरिया मतलब अपॉन एरिया। तो इसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया। लोग को वर्डिंग में कंफ्यूजन होता है तो मैं आपको सेपरेटली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया, है कि नहीं? या फिर रेट ऑफ एमिशन को आप एक नया नाम भी दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? आप इसको बोल सकते हैं पावर। सो पावर पर यूनिट एरिया, या तो आप रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया या पावर पर यूनिट एरिया, और विच इज नथिंग बट आर, इसको आर ही बोलते हैं। सो आर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उन लोगों ने ब्लैक बॉडीज पे वर्क किया था दोनों ने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर। ये ब्लैक बॉडी है तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ये ब्लैक बॉडीज के लिए। अब प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाते हैं, इक्वल डालते हैं तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो कांस्टेंट सिग्मा डाला गया, सिग्मा। अब इस सिग्मा का नाम पड़ गया स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी है, 5.67 into 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन (-4). अभी केल्विन तो टेम्परेचर नीचे आएगा तो -4 ही हो जाएगा। और ये आरबी जो है इसका तो यूनिट हमने पहले ही देखा हुआ है, इसका ये 3 यूनिट तो आरबी का ही है, और ये केल्विन टेम्परेचर नीचे आएगा तो ये उसका यूनिट हो गया। अब कोई अगर डायमेंशंस की बात करें तो आरबी का डायमेंशंस पहले निकाल चुके हैं, L0 m1 T⁻⁻3। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा आ जाएगा K⁻⁻4 केल्विन। इस स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन। सो ये है आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
कि रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया या द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature, constant sigma. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि भाई Q/AT इज इक्वल टू सिग्मा T⁴, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सर कोई और बॉडीज के लिए भी, अभी यहाँ एक और चीज़ यहाँ पता ये चलती है कि एमिशन जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मटेरियल और इस पे नहीं डिपेंड करता, सरफेस पे सिर्फ टेम्परेचर पे। क्वेश्चन दूसरा आता है कि सर सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए कि दूसरी बॉडी, ये पता चला कि दूसरी बॉडीज के लिए भी सेम ही है, फोर्थ पावर ही है, लेकिन एमिशन कम है, तो फैक्टर इंक्लूड करने के लिए और नॉर्मल बॉडीज के लिए R was given equal to, ये तो है सिग्मा भी है T⁴ पे, लेकिन आगे डाल दिया E आपके लिए क्या था, इज एमिसिविटी, याद है फॉर्मूला R/RB, ये E डाल दिया, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया नॉर्मल पावर, तो ये कम हो जाता है क्योंकि एमिसिविटी पॉइंट में होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया कम हो जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्लैक बॉडी जो इन लोगों ने डेराइव दिया था, और बाद में पता चला कि आप नॉर्मल बॉडीज के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको ई डालना पड़ता है, ठीक है ना। अभी इस कंसेप्ट का यूज कैसे होता है, इस कंसेप्ट के यूज हम लोग कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि जब कोई बॉडी, हॉट बॉडी अगर सपोज किसी सराउंडिंग में है तो कितना नेट लॉस हो रहा है हीट का या नेट गेन हो रहा है, वो पता चल सकता है। मैं आपको बताता कैसे। अभी जैसे आप लीजिए ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। अभी आपका परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, इसी जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसका टेम्परेचर सपोज T है। अभी इसका सराउंडिंग है, अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज T है। ये ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, ये आपका सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर T0 है। अब हम दो केस ले लेते हैं, ठीक है। केस वन में क्या है, केस वन में सपोज ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है। अब अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है तो क्या करेगा, वो बाहर से हीट लेगा, इट विल टेक हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, क्योंकि इसका कम है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेट गेन। नेट गेन कैसे होगा, इसके हिसाब से होगा सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴, which is सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। केस 2 क्या होगा, केस 2 में होगा अगर T T0 से बड़ा है, अगर T T0 से बड़ा है तो वो हीट लूज ज़्यादा करेगा, गेन कम करेगा, तो यहाँ पे नेट लॉस हो जाएगा, नेट लॉस ऑफ हीट। तो क्या होगा, सिग्मा उल्टा हो जाएगा, ये T⁴ माइनस T⁴। तो ये कंसेप्ट से आप पता कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी हॉट बॉडी अगर किसी सराउंडिंग में है तो वो कितना हीट लॉस करेगी या गेन करेगी एज पर द टेम्परेचर डिफरेंस विद द सराउंडिंग के हिसाब से उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये मैंने ब्लैक बॉडी का बोला। अगर नॉर्मल बॉडीज का होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ थोड़ा ई डाल देने का, मतलब ना यहाँ ई डाल देने का और यहाँ ई डाल देने का, एमिसिविटी ये जो कंसेप्ट है ई वाला, तो यहाँ डाल देने का एक्स्ट्रा, तो आपको नेट लॉस और नेट गेन नॉर्मल बॉडीज का भी मिल सकता है। अच्छा, इस लॉ से एक और चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई कोई भी एक सपोज एक बॉडी है, हाँ, उसका मैंने टेम्परेचर डबल कर दिया, कोई आपसे ऐसा पूछ ले क्वेश्चन में कि एक हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया, तो उसका रेट ऑफ एमिशन कितने फैक्टर से चेंज होगा। तो इससे आप है ना फिजिकल किसी भी सिस्टम का आप उसका पूरा इक्विलिब्रियम स्टेट समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आप बोलूँ, जैसे मैंने बोला आपको, अगर मैं किसी बॉडी का, कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर मैंने डबल कर दिया, जो भी टेम्परेचर का डबल, तो उसका रेट ऑफ एमिशन क्या होगा। तो आपने अगर डबल कर दिया तो डबल का रेज़-टू-4 टाइम्स होना चाहिए। तो अगर रेज़-टू-4 टाइम्स करेंगे 2⁴ मतलब 16 टाइम्स। एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है।
अगर टेम्परेचर डबल हुआ तो रेट ऑफ एमिशन कितने फैक्टर से चेंज होगा? रेट ऑफ एमिशन 16 टाइम बढ़ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ना, तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे रूम टेम्परेचर, हमारा रूम टेम्परेचर कितना है? हमारा रूम टेम्परेचर है 300 केल्विन, है ना, हमारा रूम टेम्परेचर 300 केल्विन है। हम अपना हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितने से बढ़ाएं टेम्परेचर से, जिससे कि रेट ऑफ एमिशन डबल हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरा रेट ऑफ एमिशन डबल हो जाए, तो कितने टेम्परेचर से बढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको इंक्रीज बाय 53 डिग्री सेल्सियस। आपके टेक्स्ट में से दिया है, मतलब नहीं पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता क्या है ये, तो बड़ा सिंपल है, 53 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने का बाय, मतलब ये 300 है तो ये हो जाएगा 353 केल्विन। अब इसका रेशियो लीजिए आप, तो और रेशियो पावर 4 कर, पावर 4 353/300 पावर 4। अब पावर 4 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 2 आएगा, वो आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। 353/300 द रेज टू पावर 4, सॉल्व करके उसका आंसर 2 आता है। तो 2 आता है मतलब रेट ऑफ एमिशन डबल हो जाता है। तो कोई अगर आपसे पूछे एक सिंपल सा क्वेश्चन कहीं भी कि हमारे रूम टेम्परेचर पर कोई हॉट बॉडी है, मुझे उसका रेट ऑफ एमिशन अगर डबल करना है तो रूम टेम्परेचर पे उसका मुझे टेम्परेचर कितना बढ़ाने पड़ेगा? तो आंसर है मुझे 53 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आज हमारा थियोरी पार्ट, एक मिनट ना, थियोरी पार्ट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मेरे को करना पड़ेगा, ये 53 नहीं 57, आई एम वेरी सॉरी, वो मुझे थोड़ा डाउट था, इट इज नॉट 53 बट 57। तो 57 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो जाकर डबल होगा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इस पे अच्छे सम्स हैं, इस टॉपिक पे सम्स ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं डेफिनेटली इस पर सॉल्व करूँगा। मुझे लगता है ये 2 लॉज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी है दोनों लॉज, और एग्ज़ाम में आएगा तो आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो अभी हम सम्स देखेंगे कि इस पे एक आध सम, जो भी इम्पोर्टेंट सम मुझे लगता है मैं अभी आपके लिए सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। पहला वाला देख लेते हैं, अर्थ मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी 280 केल्विन। तो आप टेम्परेचर ले लीजिए 280 केल्विन। हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक डी ब्रॉडी रेडिएशन लुक लाइक? ये मैं ड्रॉ कर दिखा देता हूं मैं। फाइंड लैम्बडा मैक्स, आपको वीएन्स कांस्टेंट दिया गया है। तो अभी हमने देखा लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला, लैम्बडा मैक्स याद करिए b/t है, b/t आप b कर डालेंगे 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन 280। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर। अगर आपको नैनोमीटर में लिखना है तो 10350 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁹ होता है। ये तो चलो ये वाला पार्ट हो गया। अब आप मुझे पूछेंगे सर इसका क्या, और कुछ और भी पूछा है, किस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में लाई करता है। तो सबसे पहले कि अगर आपको कर्व दिखाना है तो कर्व आप वही दिखाएंगे जो मैंने आपको सिखाया है। आप अपना कर्व, ये जो आपका लैम्बडा मैक्स है वो कौन से वैल्यू को करस्पॉन्ड करता है? यहाँ पे 10,350 नैनोमीटर, ये तो आपका कर्व हो गया। अब ये कौन से रीजन में लाई करता है, अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन से रीजन का लैम्बडा है। वैसे ये बहुत नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर वाला मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में। रूम टेम्परेचर की जो लैम्बडा मैक्स है दैट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। मैंने आपको समझाया था, आर्मी वाले वो बाइनोकुलर्स यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड बाइनोकुलर्स, जिससे कि अंधेरे में देखा जा सकता है कि नहीं। तो वही चीज़ इधर भी है। तो ये जब रूम टेम्परेचर वाला है तो एक ही रीजन है, तो इसका जो आंसर है इस वाले पार्ट का, इट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। रूम टेम्परेचर का जो लैम्बडा मैक्स करस्पॉन्ड करता है, इट करस्पॉन्ड्स टू इंफ्रारेड रेडिएशन। तो बड़ा इजी था, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बता दें, कर्व तो आपको ही पता नहीं, यहाँ रेडिएंट पावर आएगा और यहाँ पे आपका लैम्बडा वेवलेंथ आएगा, कर्व बन जाता है।
अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वॉट्स। अभी देखो आपको वॉट दिया, वॉट इज एनर्जी अपॉन टाइम, ये आपको समझना पड़ेगा कि Q अपॉन T दिया हुआ आपको। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, अब टेम्परेचर है 727 डिग्री C, लेकिन आप जानते हैं हमको इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 727 प्लस 273 ये हो जाता है आपका 1000 केल्विन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, एरिया सिग्मा दिया हुआ स्टीफेंस कांस्टेंट। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये जो है ब्लैक बॉडी है कि नॉर्मल बॉडी है। भाई ऐसा है कि होल बनाया है इलेक्ट्रिक फर्नेस में, तो अज्यूम करना पड़ेगा होल है अंदर, मतलब इट इज लाइक एक्टिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी। और अपना कैविटी वो रेडिएटर था जो कैविटी रेडिएटर, उसी तरह का ये आपका ब्लैक बॉडी है। और अगर ब्लैक बॉडी नहीं होता तो फिर वो लोग ई का वैल्यू देते आपको एमिसिविटी, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई R इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4, R मतलब Q अपॉन AT इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4 Q अपॉन T, क्योंकि वो हमको दिया हुआ है, अपॉन A इज इक्वल टू सिग्मा T रेज टू 4। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करना है तो एरिया को वहाँ ले जाता हूँ, Q अपॉन T डिवाइडेड बाय सिग्मा T रेज टू 4 इज इक्वल टू एरिया। अब वैल्यूज डाल दो, Q अपॉन T का वैल्यू है 20, सिग्मा का वैल्यू है 5.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 और टेम्परेचर है 1000 रेज टू 4। अब ये तो भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो जाके आपको आंसर आएगा। तो लॉग टेबल से करना पड़ता है, लेकिन चलिए मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता ही देता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर लॉग टेबल से अगर हम करने जाएंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इसका आंसर है 3.509 इंटू 10 रेज टू माइनस। अब ये जो है कैलकुलेशन है, मैं आपको कैलकुलेशन करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। तो जब भी वॉट आएगा इधर, मैंने सम क्यों करा, ये वॉट वाला ध्यान, वॉट मतलब आपको Q अपॉन T दिया हुआ है। मैं एक और सम करना चाहूँगा, मुझे लग रहा है एक और सम मुझे करना चाहिए, तो चलिए एक और सम। तो एक और सम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपका टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट 727 एंड एट 227। तो दो टेम्परेचर दिया ब्लैक बॉडी का, एक तो आपको दिया 727 डिग्री C विच इज 727 प्लस 273, मतलब ये 1000 केल्विन हो गया। दूसरा टेम्परेचर उसका दिया हुआ है 227 डिग्री C विच इज 227 प्लस 273, जो कि हो जाता है 500 केल्विन। इट इज सराउंडेड बाय ब्लैक एनक्लोजर जो 27 डिग्री, अब ये हो गया आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, तो इसको T0 से रिप्रेजेंट करते हैं सराउंडिंग को। 27 डिग्री C का मतलब है 27 प्लस 273 विच इज 300 केल्विन। तो इसमें दो चीज पूछा, एक तो पूछा है कंपेयर द रेट ऑफ एमिशन, मतलब 727 डिग्री C पे जो एमिशन रेट होगा और 227 डिग्री पे जो एमिशन, उसको कंपेयर करो। कंपेयर करो मतलब रेशियो निकालो। तो अगर मेरे को सिंबॉलिकली बताना है तो इसको ऐसे बता सकते हैं, मतलब मेरे को Q अपॉन T फर्स्ट अपॉन Q अपॉन T सेकेंड, ये मुझे रेशियो बताना है। दूसरा बताना है कि व्हाट इज द लॉस ऑफ हीट, हीट लॉस होने वाला है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और हॉट बॉडी का ज़्यादा है, तो लॉस ऑफ हीट को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं dQ बाई dt ऑफ फर्स्ट अपॉन dQ बाई dt ऑफ सेकेंड। ये दोनों मुझे कंपेयर करके बताना, रेशियो फॉर्म में बताना है, दो चीज़ फाइंड करना है। चलिए पहला की बात करें तो हमको पता है कि Q अपॉन AT का जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा T रेज टू 4, ब्लैक बॉडी इसलिए, तो Q अपॉन T का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा AT रेज टू 4, सिंपल। तो हम लोग रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो जब लेने जाएंगे तो Q अपॉन T ऑफ द फर्स्ट टेम्परेचर, Q अपॉन T ऑफ द सेकेंड टेम्परेचर विल बी इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा पता है, देखिए सिग्मा A T1 रेज टू 4 सिग्मा A, क्योंकि बॉडी तो वही है तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, सिर्फ टेम्परेचर अलग है। तो T1 भाई कितना है, T1 है सर 1000, T2 कितना है, T2 सर है 500, तो होल रेज टू 4, 2 0 कट, 5 2 जा
16 पहला आंसर तो बड़ा इजी निकला, 16 हो गया, इजी आंसर। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में Q अपॉन T की जगह DQ अपॉन, क्योंकि अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको लॉस फाइंड करना है। लॉस का क्या फॉर्मूला है बताइए? लॉस का अगर मैं लिखने जाऊँ DQ बाई DT लॉस या चेंज अगर बात करूँ तो हम लोग बोल सकते हैं भाई सिग्मा A T रेज टू 4 माइनस T नॉट रेज टू 4, ये फॉर्मूला होना चाहिए। अभी मैंने आपको रेट ऑफ लॉस, अभी आपको मैंने कंसेप्ट में बताया था, लॉस भी हो सकता है गेन भी हो सकता है, लॉस हो रहा है तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग करना पड़ेगा। सो DQ बाई DT ऑफ फर्स्ट अपॉन DQ बाई DT ऑफ सेकेंड टेम्परेचर, तो सिग्मा A T1 रेज टू 4 माइनस T नॉट रेज टू 4 सिग्मा A T2 रेज टू 4 माइनस T नॉट रेज टू, ये तो कट जाएगा। T1 है आपका 1000 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 500 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4। अभी थोड़ा सा देखिए, आप काम कर सकते हैं कि आपका जो 2 जीरो है और ये 2 जीरो कट कर सकते हैं, वो निकल जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचेगा 10 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4 अपॉन 5 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपको करना है जैसे कि आप कर लें। मैं आपको आंसर बताया, आंसर आएगा कुछ 8.23। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो अगर आपको रेशियो कोई पूछे, रेशियो पूछा है ना 8.23:1, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर मैं चालू करूँगा वो 4th चैप्टर आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, एक तो टेक्स्ट में बराबर से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया, बड़ा मिक्स किया गया है। और फिर लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में भी है तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हमको इसका फिजिक्स पार्ट को भी ठीक से समझना पड़ेगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगा आपके लिए थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे मैं आपका कंप्लीट करता हूँ 3rd चैप्टर। तो आई होप आपको ये 3rd चैप्टर इजी लगा होगा, समझ में आएगा। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।